Hello everyone, welcome to Bond Breakers Chemistry। हमने आज अपने सॉलिड्स के लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है और हमने डिस्कस करना है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? अगर हम इसके नाम को डाइसेक्ट करें तो हमें ये बात समझ आती है कि पॉली का मतलब है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर्स या फिर शेप्स। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि the phenomenon in which same crystalline compounds या solids existing in more than one state या crystalline form। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको सादा अल्फाज में बताऊं, अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है एक्स, तो वो कभी ट्रायंगल होगा और कभी रेक्टेंगल की शेप में होगा, लेकिन होगा वो कंपाउंड एक्स ही। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। मेरे पास एक कंपाउंड है वाई, वो कभी सर्कल की फॉर्म में होगा, कभी सिलेंडर की फॉर्म में होगा, लेकिन वो होगा हमेशा क्या? कंपाउंड वाई ही। तो सिंपल अल्फाज में पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्योरी में जो हमने देखने हैं। सबसे पहले, पॉलीमॉर्फिज्म इज ओनली शोन बाय कंपाउंड्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसने ये बात क्यों बताई है, तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। क्योंकि अगर यहां पर वर्ड एलिमेंट्स यूज हो जाएगा ना, तो वो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, वो आपके पास एलोट्रोपी होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट होता है एनईटीज में। अच्छा, यहां पर क्या है कि सेम कंपाउंड है या सेम सॉलिड है, वो मोर देन वन शेप्स में है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या था कि मोर देन वन सॉलिड्स थे, वो एक शेप में थे। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू दैट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि क्योंकि ये सेम सब्सटेंस की बात हो रही है, तो सेम सब्सटेंस की बात होने का मकसद और मतलब ये है कि जो पॉलीमॉर्फ्स होंगे उनकी सेम फिजिकल और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्योंकि अगर देखें, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एक्स, जैसे मैंने बताया वो एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल की फॉर्म में। उसकी जो नेचर है वो नेचर ऑफ द एटम्स या नेचर ऑफ द कंपाउंड एक्स पे डिपेंड करती है। उसका शेप से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये चार पॉइंट्स थे थ्योरी के जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और ये काफी ज्यादा जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। अब कमिंग टू द फेवरेट पॉइंट, एग्जाम्पल्स। जितने भी एमडी कैट के एग्जाम्स होते हैं उनकी ये एग्जाम्पल्स फेवरेट होती हैं और ये एग्जाम्पल्स वो बहुत शौक से पूछते हैं। ये आप अपने रेलेवेंट प्रोविंस की देख लें, लिस्ट देख लें, या फिर मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं, आप वो कर लें, तो वो एक ही बात हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास द मोस्ट फेवरेट AgNO3। AgNO3 आपके पास दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। ये आपके पास आ गया फर्स्ट। सेकंड होता है आपके पास
कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास ट्राइगोनल और उसके साथ साथ ऑर्थोरोम्बिक शेप में भी एग्जिस्ट करता है। थर्ड एग्जांपल है आपकी KNO3। वो आपके पास रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ एग्जांपल आ जाती है आपके पास NaCl की। NaCl आपके पास क्यूबिक या उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल में भी आपको नजर आता है। तो ये 4 एग्जांपल्स थी जो कि काफी ज्यादा बुक्स में और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी गई थी। ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके एग्जांपल्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ये फोर्थ कॉलम में इसलिए छोड़ रहा हूं यहां पर कि आप क्या करें, आप यहां पर अपनी नोटबुक में वो एग्जाम्पल्स निकाल कर लिख लें जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, ताकि आपको पेपर में किसी किस्म का रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाते हुए बताया कि अगर वो फिनोमेना एलिमेंट शो करेंगे तो वो एलोट्रॉपी होगी, अगर कंपाउंड शो करेंगे तो वो क्या होगी, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एलोट्रॉपी को हम डिफाइन करते हैं सेम एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन वन और मोर फॉर्म्स। ठीक है, इट इज शोन बाय एलिमेंट्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है कंपाउंड्स का फिनोमेनन है और एलोट्रॉपी जो है वो आपके पास एलिमेंट्स का फिनोमेनन है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्ड किस्म का पॉइंट है। ठीक है, यहां पर इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट क्या है, सेम। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट इनफ कि ये पॉइंट जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्वेश्चन को अगर वो घुमा दे कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो और डिफरेंट एलिमेंट्स हो, इस तरह दे देता है, और कभी कभार उसको पॉलीमॉर्फिज्म की लैंग्वेज में दे देता है। तो आपने टोटल इन दो चीजों को स्ट्रेस करना है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे आती है। ठीक है, इधर मैं एक लाइन लिखने लगा हूं। ठीक है, जो मेरे से एग्री नहीं करता मुझे वो कमेंट्स में बता सकता है, लेकिन मैं लिखने लगा हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। जैसे कि आपके पास कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट थे, मतलब कंपाउंड जो है वो एक था और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिफरेंट थी। यहां पर एलिमेंट जो है वो सेम है और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट। तो आपके पास कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए अपनी बुक से भी और यहां पर जो मैं थियरी करा देता हूं उससे भी। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहली चीज आपके पास आ जाती है एग्जांपल्स ऑफ एलोट्रॉपी। तो वो कौन सी एग्जांपल्स है, पहला है कार्बन। कार्बन जो है वो डायमंड नंबर 1 और नंबर 2 ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट में क्या फर्क है। डायमंड जो है वो क्यूबिक होगा और ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल होगा। पहली एग्जांपल।
दूसरी एग्जाम्पल है यहां पर सल्फर। तो मेजॉरिटी बुक्स में 5 से 6 लिखे होते हैं एलोट्रॉप्स, लेकिन मैं जनरल अगर आपको बताऊं तो दो सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं, वो है रोम्बिक सल्फर और दूसरा है मोनोक्लिनिक। यहां पर आप एप्सिलॉन फॉर्म देखेंगे, आप प्लास्टिक सल्फर फॉर्म देखेंगे, आप एमॉर्फस फॉर्म देखेंगे, आप उन सबको रीड दे दी, लेकिन आपको मैं ये सिर्फ बता दूं कि सल्फर की मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी एग्जाम्पल जो मैं लिखाने लगा वो है टिन की। टिन आपके पास ग्रे होता है और आपके पास व्हाइट होता है, ये दो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि एलोट्रोप्स का क्या सीन है कि एलिमेंट तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी शेप डिफरेंट है। तो यहां पर यह चीज आ जाती है कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। उसके बाद मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो कि एमडी कैट का फेवरेट क्वेश्चन है। किसी भी किस्म की यूनिवर्सिटी आपको एमडी कैट का एग्जाम बनाए, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर को जरूर कंसिडर करते हैं, या तो कॉन्सेप्ट में दे देते हैं या वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन में दे देते हैं, जिसको आप नॉलेज कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच टू, सॉरी ये इरेज हो गया, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कैन को एग्जिस्ट। राइटिंग थोड़ी सी बुरी हो रही है, राइटिंग को एक्सक्यूज कीजिएगा। अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ए है और एक मेरे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म बी है, दोनों अगर को एग्जिस्ट कर रही हैं किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी एग्जाम्पल बहुत फेमस और बहुत ज्यादा टेस्ट की जाने वाली एग्जाम्पल है आपके पास टिन की एग्जाम्पल। क्या होता है कि आपके पास टिन की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपके पास है ग्रे टिन और दूसरी आपके पास है वाइट। ये को एग्जिस्ट करती हैं एट 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर एक एग्जांपल होती है आपके पास KNO3 ऑर्थोरोम्बिक। जैसे आपको मैंने बताया पहले कि ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वो टेम्परेचर जिसमें वो ऑर्थोरोम्बिक के तौर पे भी एग्जिस्ट करेगी और रोम्बोहेड्रल के तौर पे भी एग्जिस्ट करेगी, वो है 128 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो वैल्यूज 13.7 और 128 तो एटलीस्ट आपकी जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये क्या टेम्परेचर है? जिसमें बोथ द फॉर्म्स को एग्जिस्ट, ठीक है, बोथ द फॉर्म्स को एग्जिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है आपके पास, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल उसके लिए चाहिए, लेकिन हम एक उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस, ये एक सॉलिड्स में आने वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पे एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराऊं, ठीक है। तो आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और इसको अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस को हम डिफाइन करते हैं एज
the location of particles when shown in a framework as points, it is called as a lattice। ठीक है, लैटिस जो है ना, वो आपके पास सिंपल ये चीज होती है कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो इतनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि उनको पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, उनको एक 3 डायमेंशनल ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर के तौर पे ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि एक रेगुलर पैटर्न है ये मैं अगर एक सिर्फ एक रफ पैटर्न ड्रॉ कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं। ठीक है, ये जो है वो पार्टिकल्स हैं और इनको हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो कर दिया है। तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या जो फ्रेमवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस। लैटिस के टॉपिक को मैं दोबारा कराऊंगा और इंतहाई ज्यादा डिटेल में मैं लैटिस यूनिट सेल्स को कराता हूं, क्योंकि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई ज्यादा क्वेश्चन यील्डिंग टॉपिक है। तो अभी तक जितनी भी हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं इन सबको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में इसलिए पढ़ा है क्योंकि लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ के या लंबी चौड़ी बात करके हमें यहां पर फायदा कोई नहीं होगा। जो भी हमें यहाँ यील्ड मिलेगी वो उन पॉइंट से मिलेगी जो कि एमडी कैट में पहले टेस्ट हो चुके हैं या वो एक कॉन्सेप्ट को यील्ड करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ लंबी लंबी कहानी सुनाना शुरू कर दूं पॉलीमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन जो आपके एंट्री टेस्ट के लिहाज से रेलेवेंट जितनी भी चीजें थी इंशाल्लाह हमने सारी कवर की हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्रिस्टल लैटिस करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।